जय हिंद दोस्तों। मैं देवेंद्र सिंह पटेल स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टडी हब की पुरस्कार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत देखेंगे बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के बाद विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। साथियों, बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह आपने देखा ही होगा। और जो बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 से। 1969 से यहाँ प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? यह दिया जाता है लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब साहित्य के क्षेत्र में भी सिर्फ अंग्रेजी साहित्य, अन्य भाषाओं के लिए नहीं दिया जाता है। यह सिर्फ अंग्रेजी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। और अंग्रेजी साहित्य तो ठीक है, साथ ही वह जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया साहित्य वो कहाँ प्रकाशित होना चाहिए? आपका यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। यह अन्य देशों में प्रकाशित करने पर आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपने अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखा हो। किसी भी साहित्यकार ने, ऐसा नहीं कि भारत में किसी साहित्यकार ने अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखा है और वहाँ बुकर पुरस्कार जीतने के लिए नॉमिनेशन में अपने नॉवेल को भेज दे, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में ही उसका जो नॉवेल है वो वहाँ पे प्रकाशित होना आपका चाहिए। किसे दिया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रमंडल देशों, राष्ट्रमंडल देश यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का एक संगठन है। राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे के ही नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से बहुत से लोगों को कंफ्यूज रहता है कि ये आखिर इनकी कहानी क्या है। तो यहाँ मैं आपको एक मैप की सहायता से बताना चाहता हूँ यूनाइटेड किंगडम व ब्रिटेन व ग्रेट ब्रिटेन में अंतर। तो इस मैप को हम थोड़ा सा झूम करके देखते हैं। तो यहाँ देखोगे आपके एक पर्पल लाइन में लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, सबसे अंदर जो है। तो ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? जैसे अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है, वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन जो है 3 राज्यों का समूह है, जिसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये तीनों आते हैं। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, आपके इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। ये तीनों स्वायत्त है, मतलब ये तीनों को एक देश के बराबर ही यहाँ पे इनको अधिकार प्राप्त है। ऑटोनॉमस कंट्री ये है। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों एक ही द्वीप पे बसे हैं, एक ही आइलैंड पे। इस आइलैंड का नाम जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? ब्रिटेन। इसीलिए इसका नाम ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन रखा गया है। थोड़े से अगर हम इस दायरे को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एक हरी लाइन से, हरी लाइन में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों हैं। तो जो ग्रीन लाइन के अंतर है, एक तो आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, उसकी राजधानी आपकी बेलफास्ट। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके आयरलैंड। अब इसमें से अगर हम उत्तरी आयरलैंड को अलग हटा दें, ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड को अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में मिला दें, यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों मिलकर आपके यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड का एक समूह है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और इंग्लैंड की राजधानी भी आपकी लंदन है। ठीक है साथियों, और अगर उसमें हम आयरलैंड भी मिला दें तो आयरलैंड और आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा? आपका ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटेन अलग है ना, ब्रिटिश द्वीप समूह में क्या किया जाता है? आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस मैप की सहायता से। बाकी इसमें अच्छे से समझाया है। आपका पर्पल लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, रेड लाइन, इन चारों लाइनों की सहायता से आप इसे और थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसे दिया जाता है? राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य को। आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे। राष्ट्रमंडल जो देश है दोस्तों, राष्ट्रमंडल देश जो है इसमें कुल 54 देश है। ठीक है, 54 देश है इसमें वर्तमान में। अभी थोड़े दिन पहले जो मालदीव है, मालदीव ने इस जो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है इससे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 1 फरवरी 2020 से मालदीव ने फिर से इस संगठन कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया है। इसे आप ध्यान रखना। तो राष्ट्रमंडल के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आपके 54 देश इसके सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे पड़ता है? आपका इंग्लैंड की राजधानी लंदन। 54 देशों का एक समूह है।
तो जो आपका बुकर पुरस्कार है वो कितने देशों को दिया जाएगा? 54 तो राष्ट्रमंडल देश हो गए, एक आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे के नागरिक को ये दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिसपे कभी ना कभी जो आपके ब्रिटेन या अंग्रेज उन पे राज कर चुके हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, ऐसे बड़े बड़े देश राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें राशि कितनी दी जाती है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो राशि दी जाती है वो ब्रिटेन की करेंसी के हिसाब से 50,000 पाउंड की राशि इसमें पुरस्कार विजेता को दी जाती है। आगे देखते हैं कि इसका आयोजक, इसका प्रेजेंट कौन करता है। तो इसे वर्तमान में 1 जून 2019 से क्रैंक स्टार्ट फाउंडेशन इसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी तक जो बुकर पुरस्कार है, आपने इसका नाम हर जगह मान बुकर सुना होगा। तो साथियों ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो मान फाउंडेशन है, जो 1969 से पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, तो 1969 में जो पुरस्कार मैकडॉनल्ड बुकर पुरस्कार कहलाता था, बुकर मैकडॉनल्ड प्राइज़। तो 1969 से लेकर आपका 2001 तक इसका आयोजक कौन था? मैकडॉनल्ड फाउंडेशन। 2002 से लेकर 2019 तक इसका आयोजक था मान फाउंडेशन। ठीक है, कहाँ से कब तक? 2002 से लेकर आपका 2019 तक, जून 2019 तक। तो अब जो है 1 जून 2019 से जो इसका नया आयोजक है वो कौन सा है? आपका क्रैंक स्टार्ट फाउंडेशन। तो अब इस पुरस्कार को आप मान बुकर कहने की गलती ना करना। अब इस पुरस्कार को सिर्फ हम अभी क्या कहेंगे? बुकर पुरस्कार। हो सकता है कि जो इसका क्रैंक स्टार्ट फाउंडेशन है इसे क्रैंक स्टार्ट बुकर पुरस्कार या फिर बुकर क्रैंक स्टार्ट प्राइज़ कहना उचित समझे, तो वो हम अभी 2020 में देख लेंगे। 2020 के जो पुरस्कार है वो अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका जो आयोजन था उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुकर पुरस्कार के प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन है। तो 1969 में पहली बार पीएच न्यूबी, ठीक है, 1969 में पीएच न्यूबी को उनके नॉवेल समथिंग टू आंसर फॉर, यहाँ पे मैंने नॉवेल का जिक्र मतलब मेंशन नहीं किया है, इसलिए कि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सिर्फ नाम ध्यान रख लेना। पीएच न्यूबी को 1969 में उनके नॉवेल समथिंग टू आंसर फॉर के लिए पुरस्कार दिया गया था। 2019 भी आपसे हो सके तो याद करना, वरना कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद ही, 2-4 महीने बाद ही होगी, और जब तक आपके 2020 के पुरस्कार मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी 2019 में 2 महिलाओं को दिया गया था। मार्गरेट एटवुड, उनको उनके नॉवेल द टेस्टामेंट के लिए दिया गया था, वो कनाडा की है। ठीक है, मार्गरेट एटवुड के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इन्हें ये 79 वर्ष की उम्र में मिला है, और ये सबसे उम्र दराज है। ठीक है, सब यहाँ पुरस्कार पाने वाला सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है? आपका मार्गरेट एटवुड। 79 वर्ष की उम्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। उन्हीं के साथ बर्नार्डिन एवारिस्टो, ठीक है, उन्हें उनके नॉवेल गर्ल वुमन अदर के लिए 2019 में मार्गरेट एटवुड के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, पहले यहाँ कमेटी एक को ही पुरस्कार देना चाहती थी, लेकिन अंत समय तक यह डिसाइड नहीं कर पाई थी कि इन दोनों में से किसे एक को अलग करे या किसे पुरस्कृत कर, इसीलिए 2019 में यह संयुक्त रूप से दिया गया है। 50,000 पाउंड की जो राशि है दोनों में संयुक्त रूप से बांट दी जाएगी। और बर्नार्डिन एवारिस्टो पहली श्वेत महिला है जिन्हें बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। 2019 में जिन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रमुख भारतीय प्राप्तकर्ता, कि किन किन भारतीयों को बुकर पुरस्कार अब तक मिला है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक कुल 5 भारतीय या भारत संबंधित, ठीक है, ध्यान देना, 5 भारतीय या भारत से संबंधित लोगों को यहाँ पुरस्कार मिला है। सबसे पहले मिला था वीएस नायपॉल या सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को 1971 में उनके नॉवेल इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार पहली बार दिया गया था। इनका जो जन्म हुआ था त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। तो वीएस नायपॉल का जन्म कहाँ हुआ था? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो वीएस नायपॉल के पिताजी और इनके दादाजी का संबंध कहाँ से रहा है? भारत से रहा है। तो ये जो इनका मूल है ये कहाँ के है? भारत के ही है। ठीक है, लेकिन इनका जन्म नहीं हुआ, और ये जो इनके पास नागरिक, इनका जन्म ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ। बाद में ये फिर यूके चले जाते हैं, वहाँ की नागरिकता इनके पास रही। ठीक है, तो ये मूल रूप से ये कह सकते हैं कि ये इनका जो मूल है वो भारतीय है, लेकिन इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं रही है कभी भी वीएस नायपॉल को। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि वीएस नायपॉल का नॉवेल कौन सा? इन अ फ्री स्टेट। आपने देखा हो कि एक बुक से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों ये जो बुकर पुरस्कार है ना, ये जो 5 विजेता है, इनकी बुक का नाम तो आप ध्यान रख लेना, या उसकी तो अच्छे से गांठ बांध ही लेना। इन्हीं बुकों के नाम पूछे जाते हैं, और इन्हीं जो साहित्यकार है इनके अन्य बुकों के
नाम भी आपसे परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगले जो साहित्यकार थे वो थे हमारे सलमान रुश्दी। ठीक है साथियों, सलमान रुश्दी जो थे इनका जन्म हुआ था आपका बॉम्बे में ही इनका जन्म हुआ था और ये ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। ठीक है, कश्मीर मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, कश्मीर मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये ब्रिटेन चले जाते हैं सलमान रुश्दी, और इन्हें 1981 में इनके नोवेल 1981 में इनके नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये जो सलमान रुश्दी है बहुत विवादों में रहते हैं, क्योंकि ये जो मुस्लिम समाज में जो कुप्रथा है उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो किसी मुस्लिम संगठन ने इनके खिलाफ कितनी ही बार फतवा भी जारी किया है। ठीक है, अगला जो नाम है वो है अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरुंधति रॉय का जो जन्म हुआ है वो हुआ था शिलोंग 1961 में। 1961 शिलोंग उस समय असम के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो अरुंधति रॉय को का जो जन्म 1961 शिलोंग में हुआ था। इन्हें 1997 1997 में इनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें आपका बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति रॉय दोस्तों अंग्रेजी लेखिका होने के साथ साथ एक ये समाज सेवी भी है। ठीक है, मेधा पाटकर जिनका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा है, तो मेधा पाटकर के साथ इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, 2017 में इनका एक और नॉवेल आया है जिसका आप नाम ध्यान रखना, उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बुक का नाम आप ज़रूर याद रख लेना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इनका महत्वपूर्ण नॉवेल है, किसका? अरुंधति रॉय का, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो आप उसे एक बार ऐसे ही ध्यान रख लेना कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसका नॉवेल है? आपका अरुंधति रॉय का। लेकिन इन्हें बुकर पुरस्कार किस लिए मिला था? इनके किस नॉवेल के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और इनके पास वर्तमान में भी भारतीय नागरिकता ही है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी लेखिका है जिनका जन्म भी भारत में हुआ था और इनके पास अभी भी नागरिकता है, मतलब पूर्णतः भारतीय हैं। ठीक है, अगला जो नाम है वो है किरण देसाई। तो किरण देसाई को 2006 में उनके नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। किरण देसाई का जन्म दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था 1971 में। उसके बाद ये कुछ समय बाद अमेरिका चली जाती है। ये एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी अंग्रेजी भाषा की लेखिका है। ठीक है, जो किरण देसाई है वो अनीता देसाई की बेटी है। अनीता देसाई को भी 3 बार मान बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने कभी जीता नहीं है, इनकी माता अनीता देसाई ने। किरण देसाई ने ही जीता है पुरस्कार, लेकिन ये बेटी किसकी है? प्रमुख साहित्यकार अनीता देसाई की। इनका एक और बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है, उसका भी आप ध्यान रखना, अमरूद के बगीचे में कोलाहल, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अहला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चिड। ठीक है, ये इनका एक महत्वपूर्ण नॉवेल है, उसका भी नाम आप ध्यान रख लेना, किरण देसाई का। जो 5वें और अंतिम साहित्यकार है वो है आपके अरविंद अडिक। अरविंद अडिक को 2008 में द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरविंद अडिग भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लेखक या ये पत्रकार भी है। ठीक है, इनका जन्म तो भारत में ही हुआ था, चेन्नई में, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहीं रहकर अपने साहित्य इन्होंने लिखा है। अरविंद अडिग द वाइट टाइगर। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 महत्वपूर्ण नाम हैं। इन 5 महत्वपूर्ण नामों के साथ आप इनकी पुस्तकों के नाम जरूर याद करना, सबसे महत्वपूर्ण वो है। ठीक है, आपसे इनकी पुस्तकों के नाम पूछते हैं कि ये इसके लेखक कौन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो आप इनकी पुस्तकों के नाम एक बार जरूर याद कर लेना। सलमान रुश्दी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विवादों में भी अक्सर बहुत घिरे हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, ये दोनों तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो जो बुकर पुरस्कार है, हमने देखा था कि बुकर पुरस्कार सिर्फ अंग्रेजी साहित्यकार को दिया जाता है। ठीक है, और किसे दिया जाता है? सीमित देश यानी कि 56-57 देशों के नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, उसी का तोड़ आया था आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 से इसकी स्थापना हुई थी। ये भी
जो आपका बुकर फाउंडेशन है वही इसे प्रदान करता है। इसका जो आयोजक है बार बार चेंज होते रहते हैं, तो बुकर फाउंडेशन ही बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। यह पहले प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता था, लेकिन 2016 से यह भी प्रत्येक वर्ष में दिया जाने लगा है। कहाँ दिया जाता है? लंदन, इंग्लैंड, ठीक है, जहाँ पे बुकर पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्षेत्र क्या है? साहित्य, और साहित्य भी कैसा? या तो अंग्रेजी में लिखा गया साहित्य हो या किसी भी भाषा का साहित्य हो, लेकिन उसका ट्रांसलेट, मतलब भले ही हिंदी में लिखा गया हो लेकिन आप उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर सकते हो, या तो अंग्रेजी या अंग्रेजी में परिवर्तित भाषा या अंग्रेजी में परिवर्तित साहित्य के लिए है दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपका बुकर पुरस्कार है वो ऐसा था कि उसमें जो साहित्य था वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। आपका नॉवेल किसी दूसरी भाषा का अगर अंग्रेजी में परिवर्तित हो तो उसे भी पुरस्कार, बुकर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरी भाषा का अंग्रेजी में परिवर्तित किया हुआ है नॉवेल को भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इस पुरस्कार की स्थापना हुई कि अंग्रेजी में भी मतलब अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी में परिवर्तित भाषा में भी यह पुरस्कार दिया जा सके, ठीक है। इसके साथ ही जो है किसे दिया जाता है? तो यह विश्व के किसी भी साहित्यकार को। हमने देखा था कि जो आपका बुकर पुरस्कार है वो कॉमनवेल्थ के साथ आयरलैंड, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के साहित्यकारों को ही दिया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व के किसी भी साहित्यकार को दिया जा सकता है। और उसका ज़रूरी नहीं कि आप प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में करें, कहीं भी उसका प्रकाशन हो, आप नॉमिनेशन के लिए उसे भेज सकते हो। राशि कितनी है? 50,000 पाउंड, जो कि बुकर पुरस्कार में भी इतनी ही थी, 50,000 पाउंड। और पहली बार जो 2005 में इस्माइल कडारे, जो कि अल्बानिया के थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। और अभी 2019 में, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है 2019 का, ठीक है, 2019 में जोका अल्हार्थी को उनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज़, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? आपका अरबी भाषा में लिखा गया था, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो 2019 में जोखा अल्हार्थी सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। और जो उनकी जो बुक थी अरबी भाषा में लिखी, उसका जो ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? मैरिलिन बूथ। इसीलिए जोखा अल्हार्थी और मैरिलिन बूथ दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और जो ये राशि है दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। हाँ, मैरिलिन बूथ का कोई लिखने में योगदान नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में, जिसमें उसकी आधी राशि वो जीत कर ले जाएगी। तो दोस्तों, बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण था, मैंने सारा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो से मिल भी पाएगी और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। हाँ, आगे चलते हैं। आज से हम एक नया टास्क शुरू कर रहे हैं कि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पढ़ाया था, तो मैं अगले वीडियो में आपसे बुकर पुरस्कार के बारे में सवाल पूछूंगा। और इस वीडियो में जो मेरा पिछला वीडियो था उससे संबंधित आपसे एक सवाल पूछूंगा। इस सवाल का जवाब आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएंगे। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो या सिर्फ बस वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो आपका मुझे पढ़ने का भी पता चलेगा और उन बातों का भी पता चला कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो पुराना, आपको इस प्रश्न का जवाब मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा। आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जवाब सही है या गलत है। प्रश्न ये है कि भूदान आंदोलन किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है: महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। कमेंट बॉक्स में आप इसका ज़रूर उत्तर दें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। आगे भी आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।